कोपी लुवाक करके कुछ था, उस पे बहुत ज़्यादा लोगों ने बात की। वो है क्या? कोपी लुवाक की जो हिस्ट्री है, कॉफ़ी इज़ द सेकंड मोस्ट पॉपुलर ड्रिंक इन द वर्ल्ड आफ्टर वाटर। कैसे आया ये बूम एकदम से? कॉफी हैज ऑलवेज बीन वेरी फेमस. सीसीडी के बाद इतने सारे आउटलेट्स, इतने सारे ब्रांड्स इंडिया में आ गए। इट्स अ मिक्स ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स. कॉफ़ी इज़ अ सीड। क्या फैक्टर होता है जिसकी वजह से टेस्ट चेंज हो जाता है? You have to always remember that every rule has an exception. जो घर में लोग कॉफ़ी बनाते हैं, कॉमन मिस्टेक्स कौन सी होती Those are the three common mistakes. है? अगर आप कैफे में जाएं सर, तो वो इतना ओवर कॉम्प्लिकेटेड मेन्यू आपको बता देते हैं। अगर फर्स्ट टाइमर है कोई, उसके लिए सबसे सिंपलेस्ट आस्क क्या होनी चाहिए? स्टोरीज बियॉन्ड फ्रेम्स के आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं मिस्टर नवनीत तिवारी, और इनके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि हम आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर आता है बेवरेजेस में। बिकॉज़ ये पिछले 10 सालों में एक ऐसा टॉपिक बनकर हमारे सामने आया, एकदम से ऐसा शूट किया है कि यंगस्टर्स के बीच सिर्फ इसी के बारे में बात होती है। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं कॉफ़ी के बारे में। एंड नवनीत सर इज़ द ऑनर फाउंडर ऑफ कैफ़े हैंडक्राफ्टेड, जो कि भोपाल में अपने आप में एक बहुत बड़ा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। सो वेलकम सर ऑन आवर Thank पॉडकास्ट। you. Happy to be here. आप कॉफ़ी पी के आए आज? Yes. कौन सी? My go-to drink is piccolo latte. Okay. It is equal amounts of espresso and milk. So it is both my like a daily driver, and it also helps me judge whether the coffee at my cafe is being served properly, क्योंकि उसमें आपको एस्प्रेसो भी बहुत अच्छे से निकालना पड़ता है क्योंकि एस्प्रेसो का कंसंट्रेशन बहुत रहता है, एंड दूध की स्टीमिंग भी बहुत अच्छे से करना पड़ता है क्योंकि इफ यू गेट इट रॉन्ग उसके फ्लेवर्स में समझ में आ जाता है. तो दैट्स सॉर्ट ऑफ माई गो टू ड्रिंक. ये आप खुद से बनाते हैं? खुद ही बनाते हैं. अपने सिवा किसके हाथ की कॉफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है? वेल यूजुअली ऑल बरिस्ताज जिन्हें मैंने ट्रेन किया है मेरे कैफ़े में, दे आर ऑल वेरी गुड. तो वो एंड माई वाइफ, तो शी मेक्स वेरी गुड कॉफ़ीज़. सर पिछले 10 सालों में, एंड मैं पढ़ भी रही थी कल, कॉफ़ी इज़ द सेकंड मोस्ट पॉपुलर ड्रिंक इन द वर्ल्ड आफ्टर वाटर। यस. हाउ, कैसे आया ये बूम एकदम से? So, I mean, coffee has always been very famous. Coffee, मतलब अगर आप कॉफ़ी की हिस्ट्री देखें जी, तो मतलब 1400s 1500s से लोग कॉफ़ी को एज अ बेवरेज कंज्यूम करते आ रहे हैं. हमारे यहाँ पे काफ़ी लेट आई है कॉफ़ी, रिलेटिवली लेट आई है, बट अगर आप अरेबिक पेनिनसुला में देखें, यूरोप में देखें, तो कॉफ़ी का कंजम्पशन काफ़ी पहले से चला आ रहा है. तो सबसे पहले कॉफ़ी की अगर हिस्ट्री देखें तो करीब 1400-1500s में इथियोपिया और यमन में लोगों ने कॉफ़ी को डिस्कवर किया था. उस टाइम पे ऑब्वियसली जो हम जिस तरीके से आज कॉफ़ी बनाते हैं कि कॉफ़ी फ्रूट को लेकर के उसके अंदर का सीड निकाला, उसको रोस्ट किया एंड देन उससे ब्रू किया. ये जो मेथड है ये टर्की में ऑटोमन एम्पायर के टाइम पे परफेक्ट किया गया था. तो उसको कावे खानों में सर्व किया जाता था. कावा खाना इज़ एक्चुअली द टर्किश वर्ड फॉर कॉफ़ी हाउस. ओके। तो वहाँ से कॉफ़ी हैज़ ऑलवेज बीन सॉर्ट ऑफ दिस सोशल बेवरेज कि आप जाएंगे कॉफ़ी हाउस में अपने दोस्तों के साथ कॉफ़ी एंजॉय करेंगे. तो इट वाज ऑलवेज दैट concept which was appealing to people. Then it went to Europe, late 1800s, early 1900s में. So people needed a beverage क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था कि फिजिकल काम काफ़ी होता था. तो कॉफ़ी हैज़ दिस कंपाउंड कॉल्ड कैफीन. कैफीन गिव्स यू एन एनर्जी बूस्ट. आपको इट हेल्प्स यू फोकस, इट हेल्प्स यू वेक अप प्रॉपरली. तो कॉफ़ी सॉर्ट ऑफ बिकेम द go-to beverage for people who wanted to stay sharp. At that time, European royalties and जो high class families रहती थी, जो rich families रहती थी, वही लोग अफोर्ड कर पाते थे. तो कॉफ़ी के साथ हमेशा से एक वो अपील जुड़ी हुई थी कि यार ये तो बड़े लोगों की ड्रिंक है, एलीट ड्रिंक है. वाइल कॉमनर्स टी ज़्यादा लेते थे या उनके जो भी हर्बल इन्फ्यूजन्स वगैरह रहते थे, सब जगह के अलग अलग थे. तो वैसा था. एंड देन
एज इट सो हैपन्स कि कॉफ़ी को घर पे बनाना भी थोड़ा मुश्किल हुआ करता था। जी, जब तक इंस्टेंट कॉफ़ी का इन्वेंशन नहीं होता, घर घर में कॉफ़ी नहीं बन पाती थी। बिकॉज़ वो बीन्स को भी शायद प्रेस हाँ, क्योंकि करना आपको बीन्स को क्रश करना पड़ता है, हुँ, उसका पाउडर बनाना पड़ता है, फिर आपको ब्रू करने के लिए यूजुअली कुछ हुँ, ना कुछ एक इक्विपमेंट लगता है, नहीं तो वो जो ब्रू निकल के आता है वो बहुत ही हुँ, मडी, बहुत ही हेवी सा रहता है, काफ़ी बिटर लगता है। तो जनरली आपको कॉफ़ी बनाने के लिए यू हैड टू बी अ ट्रेन्ड पर्सन, यू नीडेड सम स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट। इसलिए कॉफ़ी में हमेशा एक वो अल्योर था, एक अपील था कि जी, यू नो इट्स अ बिट हार्ड टू गेट काइंड ऑफ अ ड्रिंक। तो दैट इज़ हाउ लाइक कॉफ़ी हैज़ ऑलवेज बीन हिस्टोरिकली सेम चीज़ इंडिया में थी। इंडिया में भी ऑल्दो इंस्टेंट कॉफ़ी बहुत टाइम से अवेलेबल थी, बट एक्चुअली कॉफ़ी को एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट अगर प्रमोट करने का किसी को क्रेडिट जाता है तो वो है कैफ़े कॉफ़ी डे, या CCD। सीसीडी। उन्होंने एक एवरेज इंडियन को कैफ़े जाना सिखाया, कॉफ़ी को एज अ क्राफ्ट बेवरेज एंजॉय करना सिखाया। बिकॉज़ सर अगर हम 90s का टाइम देखें उस जी टाइम हाँ, पे एक ही चीज़ होती थी सीसीडी CCD। कैफ़े जी कॉफ़ी हाँ, डे जी और हाँ। ऐसा एक उसके अराउंड एक कॉन्स्पिरेसी थी कि वहाँ पे सिर्फ डेटिंग के लिए जाते हैं लोग मतलब सीसीडी जा यस, रहे हैं तो डेटिंग के लिए स्पेशल जाते हैं तो ओकेजन्स के कहीं लिए, ना जी हाँ। कहीं कॉफ़ी को एक नेगेटिव एस्पेक्ट में देखा जाता था वन ड्यू टू कैफीन एंड दूसरा उस टाइम पे क्योंकि डेटिंग वेटिंग का इतना ट्रू, कॉन्सेप्ट नहीं ट्रू, था। ट्रू। तो आपको क्या लगता है कि ये कैसे चेंज हुआ एकदम से सीसीडी के बाद इतने सारे आउटलेट्स इतने सारे ब्रांड्स इंडिया में आ गए? वेल, इट्स अ मिक्स ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। हम्म। एक तो ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो स्पेशली पिछले लास्ट 8-10 साल का रेवोल्यूशन है कॉफ़ी में, दैट ऑल्सो कोइंसाइड्स विद द एक्सप्लोजन ऑफ सोशल मीडिया। ट्रू। तो व्हेन पीपल सॉ कि देयर आर कैफेज अराउंड द वर्ल्ड जो कि दे डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इन कॉफ़ी, स्पेशली जो विजुअली अपीलिंग चीज़ें होती हैं, लाते आर्ट बनाना, लेयर्ड कॉकटेल टाइप की ड्रिंक्स बनाना, all of that really appealed to Indians. Plus, there was increasing spending capacity. तो पहले क्योंकि मतलब जितने रुपए में आप एक कॉफ़ी खरीदते हैं उतने में आप 10 चाय खरीद सकते हैं। ट्रू। तो मतलब जनरली एक कैपेचिनो 120-130 रुपए की मिनिमम आती है। आज भी एक चाय आपको 10 रुपए में मिल जाती है। तो it spending capacity has played a role in this. Obviously, uh, जब कैफ़ेज़ मतलब एक इंडिविजुअल कैफ़े ओनर को दिखता है कि सीसीडी या स्टारबक्स टाइप की चेन्स इतनी महंगे-महंगे बेवरेजेस बेच करके सक्सेसफुल हैं, तो एक मार्केट अपॉर्च्युनिटी सभी को नज़र आती है। तो इसीलिए बट अभी अब इंडिया में जितने भी बड़े बड़े फ्रेंचाइजी जैसे स्टारबक्स हो गया और हुँ, भी हैं बहुत सारे, हाँ, तो उनके कंपैरिजन में जब आप एक इंडिविजुअल अपना बिजनेस स्टार्ट हाँ। करते हैं कैफ़े खोलते हैं तो क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं उसमें? देखिए चैलेंजेस तो दोनों बिज़नेसेस के अलग-अलग रहते हैं। ओके। तो इफ़ यू टॉक अबाउट समवन लाइक अ स्टारबक्स और अ सीसीडी, दे आर बिग बहीमथ कंपनीज़, उनके सिस्टम, स्ट्रक्चर्स, प्रोसेसेस सब सेट हैं। आपको एक नया स्टारबक्स खोलना है तो आपको एग्ज़ैक्टली मालूम है, मतलब डाउन टू द स्पून आपको मालूम है कि एक नया आउटलेट अगर खोलना है, उसमें अगर 20 लोगों की सीटिंग होने वाली है तो आपको कितनी मशीन लगेगी, कितने एम्प्लॉयी लगेंगे, कितने बर्तन लगेंगे, कितनी कॉफ़ी ट्रू। लगेगी एटसेट्रा। तो वो पूरा सेट है। ऑब्वियसली इट इज़ एन एक्सपेंसिव एंडेवर। स्टारबक्स वगैरह यूजुअली बहुत महंगे रियल एस्टेट यूज़ करते हैं, दे आर इन वेरी प्रोमिनेंट लोकेशंस, वैसा रहता है। एज एन इंडिविजुअल जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल टू डिफरेंशिएट, हम्म। क्योंकि हम हाउ आर वी डिफरेंट फ्रॉम अ स्टारबक्स, सबसे पहले तो हमें वो एस्टैब्लिश करना है। बिकॉज अगर इफ़ आई जस्ट कॉपी पेस्ट स्टारबक्स, आई एम नेवर गोइंग टू मैच देयर एफिशिएंसी एंड नेवर गोइंग टू मैच देयर क्वालिटी, नेवर गोइंग टू मैच देयर कस्टमर सर्विस, एंड उनके पास जो ब्रांड एडवांटेज है वो तो है ही। तो ट्रू। मैं मतलब आई एम बेसिकली गियरिंग माई सेल्फ अप टू फेलियर। आपको तो ज़ीरो से शुरू करना ज़ीरो है। से स्टार्ट करना है। यू हैव टू फाइंड अ नीश, यू हैव टू फाइंड एरिया विच यू फील कस्टमर्स आर गोइंग टू रेजोनेट विद। एक कंसेप्ट ऐसा जो कि लोगों को, आपको लगता है कि लोगों को पसंद आएगा। इट्स वियर्डली और वेरिडली डिफरेंट फ्रॉम स्टैंडर्ड सीसीडी और स्टारबक्स। So generally we refer to CCD, Starbucks, Costa Coffee, Tim Hortons, all those टिम as हॉर्टन्स। commercial coffee chains. तो जो चेन्स रहती हैं, स्पेशली कमर्शियल कॉफ़ी चेन्स रहती हैं, उनसे
you have to be extremely difficult or different so that you are able to attract a niche crowd. मतलब obviously there will be a set of customers जिनको लगेगा कि यार Starbucks ही जाते हैं, it's a safe bet. There will be people who are willing to experiment and they will come to you. कुछ ब्रांड्स हैं सर जो ग्लास के बॉटल में कॉफ़ी बेच रहे हैं एंड लोग उसको घर में ही मिक्स करके पी रहे हैं. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर कॉफ़ी, कमर्शियल कॉफ़ी एंड स्पेशलिटी कॉफ़ी? See, so specialty coffee, the kind of coffee that we do, what we do is we treat coffee not just as a product offering that is also available कि कि हमारे पास we have 10 things on the menu and one of them is coffee. It's not like that. We consider coffee to be the central or center of our existence. Okay. तो हम लोग क्या करते हैं कि we actually go all the way to the farmers to see which farmers are using the best agricultural practices, growing practices. कॉफ़ी में क्या होता है कि हार्वेस्टिंग और जो प्रोसेसिंग होती है, पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो वी वर्क विद द फार्मर्स टू मेक श्योर दैट दे आर यूजिंग the best techniques, the best scientific methods, and also they're doing it ethically. So things like they're not harming the environment too much, they're not using child labor, etc. So we do all of that. And we source our coffee. That's why when the coffee comes to us, it is magnitudes better than a commercial coffee. We typically also source in smaller lots as compared to someone like Starbucks or CCD because उनका जो sourcing है, कंजम्पशन हाँ, that is like I don't know 20, 30, 40 times of what we do. But yes, since we are a small batch buyer, we can focus on buying the best coffees and then obviously we roast them ourselves. So coffee में एक ये बड़ी peculiarity होती है कि within 30 days of roasting कॉफ़ी ख़राब हो जाती है. तो आप अगर कॉफ़ी बना रहे हैं तो यू हैव टू मेक श्योर कि उसकी रोस्टिंग एक महीने से ज़्यादा पहले नहीं हुई हो. आई हैव रेड समवेयर कि जो कॉफ़ी हम तक पहुंचती है आफ्टर रोस्टिंग वो स्टेल और डेड होती है बिकॉज 7 दिन तो उसका बेस्ट टेस्ट रहता है, 30 डेज के बाद तो वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है. वो एक्चुअली क्या होता है ना, उसमें अलग अलग फैक्टर्स होते हैं. जनरली उसका रोस्ट लेवल, उसकी पैकेजिंग टाइप, आपने कैसे एनवायरनमेंट में उसको स्टोर किया, ये सारी चीज़ें भी फैक्टर्स होते हैं. उसकी स्टेलिंग, मतलब ये जो प्रोसेस होता है उसको स्टेलिंग बोलते हैं. तो यूजुअली स्टेलिंग गेट्स एक्सेलरेटेड इफ़ योर पैकेजिंग इज़ नॉट करेक्ट, अगर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ रही है कॉफ़ी, इफ़ इट इज़ टू डार्क. एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम कमर्शियल कॉफ़ी के साथ है कि दे आर रोस्टेड टू डार्क. There are roasting levels? Roasting levels. Okay. There are different roasting levels in coffee. There's everything from light to medium to dark. Okay. Broad definitions है उसके अंदर, फिर लोग अलग अलग कैटेगराइजेशन बना देते हैं. बट यूजुअली कॉफ़ी जितनी ज़्यादा डार्क होगी उतनी जल्दी स्टेल होती है. जितना ज़्यादा मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगी, जितना ज़्यादा टेम्परेचर चेंजेस एक्सपीरियंस करेगी, उतनी जल्दी स्टेल होती है. एंड विद इन 30 days एनीवेज द फ्लेवर कंपाउंड्स इन कॉफ़ी दे गेट ऑक्सीडाइज्ड. एंड वो जो ऑक्सीडाइजेशन रहता है दैट रिजल्ट्स इन you tasting a very harsh, bitter, very unpalatable kind of coffee. Now, what happens is, in most cases, especially if you are buying commercial coffee, the coffee is typically roasted in one central factory somewhere. And then it is more a challenge of the supply chain to make sure कि अगर ये आज कॉफ़ी रोस्ट हुई है तो within 1 to 2 weeks ये कैफ़े पहुँच जाए and वहाँ पे वो कंज्यूम भी हो जाए, मतलब 30 days के अंदर वो कंज्यूम भी हो जाए. नाउ मोस्ट कंपनीज आर नॉट दैट एफिशिएंट अनफॉर्चुनेटली. तो वो रोस्ट करते हैं, उसको स्टोर करते हैं. देन मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई बड़ी सी कंपनी है, सॉरी मैं उसका बहुत नाम ले चुका हूँ तो मैं फिर से नहीं लूँगा, बट से उनकी रोस्टिंग कहीं साउथ इंडिया में कहीं पे होती है. अब पूरे इंडिया में उन्हें सप्लाई करना है, उनके 100-120 कैफ़ेज़ हैं. तो अब वो कैसे करेंगे? तो उनका एक मेथड रहता है कि भाई हर स्टोर को हर महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार अपनी रिक्वायरमेंट बतानी पड़ेगी कि भाई नेक्स्ट 2 months हमें वी रिक्वायर से 300 kgs ऑफ कॉफ़ी. अब उनका एक प्रोडक्शन शेड्यूल रहता है कि भाई हम 100 kgs पर डे प्रोड्यूस कर पाएंगे. तो वो मान लीजिए 2-3 दिन में उन्होंने रोस्ट करी, फिर मेरे लिए उन्होंने निकाल के रखी, पैकेजिंग की, कोरियर अरेंज किया, सब कुछ किया. तो एंड देन उनके पास दूसरे चैलेंजेस ये रहते हैं कि उनको कॉस्ट भी कम रखना है.
You know, see, there are air couriers and on courier options that will transport very fast, but then वो इतना महंगा हो जाएगा कि it will become unaffordable. So you have to then balance those efficiencies as well. तो उस सब के कारण जनरली होता ये है कि बिग चेन्स दे टिपिकली ऑफर कॉफ़ीज क्वार्टरली, मतलब 3 महीने में एक बार ऑर्डर करते हैं, उनकी कॉफ़ी आके उनके पास रखा जाती है. एंड साइड इफेक्ट ऑफ दैट इज़ कि मान लीजिए कॉफ़ी मेरे पास आज डिलीवर हुई है एंड इट वाज रोस्टेड 15-20 डेज अगो, सो नेक्स्ट 15 डेज इज गोइंग टू टेस्ट वेरी गुड. बट उसके बाद सिंस दे ऑलरेडी हैव द स्टॉक फॉर द नेक्स्ट 3 months, उनके पास भी चॉइस नहीं है, उन्हें वही सर्व करना है. तो वो हर आउटलेट पे रोस्टर्स नहीं लगा सकते? नहीं, क्योंकि रोस्टिंग एक आर्टिजनल एक्टिविटी होती है. ओके. तो एक तो क्या होता है कि रोस्टर इज़ एन एक्सपेंसिव पीस ऑफ किट, यस. तो नॉट एवरीवन is able to afford it. Roasting is also, it falls under the category of food production. So there are safety and hygiene norms that you have to follow. And also the biggest problem is that roasting is an artisanal, it's an art. So you need those trained people to be able to produce that kind of quality consistently. आई हैव सीन समवन, वो कह रहे थे कि आपके पास अगर फ्रेश कॉफ़ी है तो आप उसको पैन में भी रोस्ट करके बना सकते हैं. हाँ, वो किया जा सकता है. ओके. बट अगेन कॉफ़ी बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होती है. मतलब हम लोग वी यूज़ वेरी एडवांस्ड इक्विपमेंट फॉर आवर रोस्टिंग. मतलब हमारे जो रोस्टर्स रहते हैं दे मॉनिटर ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट गोज ऑन ड्यूरिंग द कुकिंग प्रोसेस. मतलब रोस्टिंग इज़ बेसिकली अ फॉर्म ऑफ कुकिंग. तो क्या होता है कि यू हैव टू अप्लाई हीट, यू हैव टू अप्लाई एयर फ्लो, यू हैव टू अप्लाई मतलब यू हैव टू कीप चेंजिंग सम ऑफ दीज पैरामीटर्स कि आपको एयर फ्लो को मॉनिटर करना पड़ता है, आपका ड्रम किस स्पीड पे रोटेट कर रहा है उसको मॉनिटर करना पड़ता है, कई बार चेंज करना पड़ता है. टेम्परेचर प्रोब्स होते हैं जो कि कॉफ़ी का टेम्परेचर, एयर का टेम्परेचर, सारी चीज़ें मॉनिटर करते हैं. उसके बाद भी जो हमारा कॉफ़ी रोस्टिंग का विंडो रहता है, इट इज़ सो स्मॉल कि विद इन 15 seconds इट कैन गो फ्रॉम ग्रेट टू बर्nt. मतलब it's such an accurate science. So I'm not saying कि roasting in a pan or roasting in a pan and then selling it commercially is not possible. It's just that कि उसके अंदर इतने सारे variables involved हैं कि उसको successfully करने के लिए आपको it will be too much effort with too little returns. मतलब अगर आपने रोस्ट करना स्टार्ट किया है और जहाँ पे रोस्ट करना बंद किया है उसके बीच में आप जहाँ से भी कॉफ़ी लेंगे हर एक का टेस्ट अलग आएगा. हाँ, तो यूजुअली रोस्टिंग प्रोसेस क्या होता है कि जनरली 12 to 15 minutes का होता है. ओके. पहले 7-8 मिनट तो मोर और लेस कुछ भी नहीं होता है. इट्स जस्ट दैट कॉफ़ी इज हीटिंग अप. इट्स लाइक जैसे आपने अगर कभी घर पे पॉपकॉर्न बनाया होगा, तो आप पॉपकॉर्न बनाना स्टार्ट करते हैं तो कुछ भी नहीं होता है, फिर एकदम से सडनली वो पॉप होता है और वो रेडी हो जाता है. कॉफ़ी के साथ भी कुछ वैसे ही होता है. हम लोग इसको क्रैक बोलते हैं, तो इट्स लाइक अ फर्स्ट क्रैक. सो यूजुअली क्या होता है ना कि आप बीन्स को धीरे धीरे हीट अप कर रहे हैं. कॉफ़ी बीन्स आर वेरी डेंस, लकड़ी होती है बेसिकली, वो सेल्यूलोज होता है. दे बेसिकली सीड्स. तो आप क्या चाहते हैं कि जो कॉफ़ी बीन्स है, मतलब उसका जो लकड़ी का पूरा एक स्ट्रक्चर है, उसके बीच में देर आर सम शुगर पार्टिकल्स. ओके. एंड यू वांट टू कुक दो शुगर पार्टिकल्स, उनको कैरेमलाइज करना पड़ता है. एंड यू वांट टू कैरेमलाइज देम इवनली एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टू अ पर्टिकुलर लेवल. वैसा तो आप ज़्यादा कैरेमलाइज भी नहीं करना चाहते हो, कम भी नहीं करना चाहते हो. तो हम बीन्स को धीरे धीरे हीटअप करते हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा हीट लगाएंगे तो क्या होगा, बाहर से जल जाएगी, अंदर से कच्ची रह जाएगी. बहुत स्लो हीट लगाएंगे तो ये होगा कि वो पूरा ही बहुत ज़्यादा ओवर रोस्ट हो जाएगा. तो एक पर्टिकुलर स्पीड पे हमें उसे रोस्ट करना पड़ता है. तो पहले 15-20 मिनट कुछ नहीं, मतलब पहले 10 मिनट कुछ नहीं होता है. आखिरी के 2 मिनट में यू हैव टू मॉनिटर इट रियली क्लोजली, एंड देन द मोमेंट उसमें वो क्रैक आता है, उसमें क्रैकिंग साउंड आता है, एक्चुअली पॉपकॉर्न जैसा ही पॉपिंग साउंड आता है. जैसे ही वो पॉप होता है, देन हर कॉफ़ी का एक अलग अलग वो डेवलपमेंट टाइम बोलते हैं उसको, तो आपको उसे डेवलप करना पड़ता है. थिंक ऑफ इट एज अ कुकिंग टाइम, कि यू नो आप उसको एक पर्टिकुलर लेवल तक कुक करोगे एंड देन उसको निकाल लोगे. बिकॉज कॉफ़ी इज़ अ सीड. यस. तो उसका जो प्लांट है वो ऑब्वियसली अलग अलग ओरिजिन होता होगा उसका. जी हाँ. हाउ इट डिफर्स, मैंने पढ़ा है कि वो टेस्ट भी डिफरेंट होता है. अगर हाई ऑल्टीट्यूड पे वो प्लांट है तो अलग टेस्ट रहेगा, एंड अगर लोअर ऑल्टीट्यूड पे है तो डिफरेंट रहेगा. तो हाउ डज इट वेरी, और क्या क्या फैक्टर होता है जिसकी वजह से टेस्ट चेंज हो जाता है? देखिए, टेस्ट में चेंजेस आने के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. ओके. देखिए, आप
कभी भी अगर कॉफ़ी की बात करेंगे तो यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर दैट एवरी रूल हैज़ एन एक्सेप्शन, ठीक है। तो देर आर सर्टेन थिंग्स दैट विल इंडिकेट कि ये कॉफ़ी अच्छी हो सकती है। इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर ये है तो कॉफ़ी अच्छी होगी। तो कुछ जो फैक्टर्स हैं वो ऐसे होते हैं, एक तो जैसे आपने ऑल्टीट्यूड बोला, जनरली जो कॉफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड पे ग्रो होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि यूजुअली हायर ऑल्टीट्यूड्स पे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम रहता है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन के कारण फ्रूट की क्वालिटी पे इफेक्ट आता है। तो जहाँ मतलब ऑल्टीट्यूड ज़्यादा रहती है वहाँ एक कॉफ़ी प्लांट पे फ्रूट्स कम रहेंगे, लेकिन वो फ्रूट्स बड़े ही रेजिलियंट, बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो उसके जो सीड्स रहते हैं वो भी बड़े मतलब उनमें ज़्यादा शुगर्स होती हैं, जिसके कारण वो ज़्यादा टेस्टी होते हैं। वो होता है। ऑब्वियसली वेराइटल मैटर करता है। वेराइटल मतलब जैसे आम में अलग अलग टाइप के आम होते हैं, बादाम है, दशहरी है, एट्सेट्रा, सबके अलग अलग फ्लेवर्स हैं। वैसे ही कॉफ़ी में होता है। कॉफ़ी में 2 मेजर वेराइटल्स होते हैं, अरेबिका और रोबस्टा। और भी दूसरे कुछ होते हैं, एक्सेल्सा बोलते हैं आजकल, और जैसे इंडिया में कुछ नेटिव कॉफ़ीज़ डिस्कवर हुई हैं, तो वो सारे वेराइटल्स होते हैं। बट आज की तारीख में जो सबसे फेमस है वो है अरेबिका और रोबस्टा। अरेबिका को टिपिकली ज़्यादा सुपीरियर माना जाता है बिकॉज इट ग्रोज एट अ हायर ऑल्टीट्यूड, इट रिक्वायर्स मोर केयर, बट इट गिव्स अ बेटर टेस्टिंग सीड। तो मतलब अगर आप सारे फैक्टर्स की बात करें तो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है वेराइटल, फिर है ऑल्टीट्यूड, देन ग्रोइंग कंडीशंस। सो जैसे इंडिया में ज़्यादातर जो कॉफ़ीज़ ग्रो होती हैं, दीज आर शेड ग्रोन कॉफ़ीज़। सो मतलब ये है कि ये डायरेक्टली जो कॉफ़ी प्लांट रहता है वो सन को एक्सपोज नहीं रहता है, उसको इनडायरेक्ट लाइट आती है। यूजुअली एक बड़ी सी ट्री कैनोपी होती है, 2-3 लेयर्स की ट्री कैनोपीज होती हैं। तो सनलाइट फिल्टर होके कॉफ़ी प्लांट्स तक आती है, तो इट डजंट मेक द कॉफ़ी एज हार्श। जनरली जो डायरेक्ट सन को एक्सपोज्ड कॉफ़ीज़ रहती हैं, दे टेंड टू बी हार्शर इन नेचर। सो ग्रोइंग कंडीशंस बहुत मैटर करती हैं। दैट्स वन ऑफ द रीजंस हम जाकर के जिन कॉफ़ी एस्टेट से हम सोर्स करते हैं, हम जाकर के उन एस्टेट्स को देख के आते हैं कि उनका कहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, कहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, किस टाइप का एनवायरनमेंट है। मतलब कॉफ़ी में तो क्या होता है, कई बार इन चीज़ों का भी फ़र्क पड़ता है कि मान लीजिए आप एक पहाड़ी पे कॉफ़ी उगा रहे हैं, उसके ईस्ट साइड पे जो कॉफ़ी उगेगी वर्सेस जो साउथ साइड पे कॉफ़ी उगेगी, दोनों का टेस्ट अलग रहेगा। ड्यू टू सनलाइट, सन एक्सपोजर, दिन के किस टाइम पे उसके ऊपर सनलाइट पड़ रही है। ऑल्सो जैसे कि रेनफॉल कैसा आ रहा है, तो कई बार सेम रीजन में आपको अलग अलग जगह अलग अलग टेम्परेचर्स मिल जाएंगे, अलग अलग रेनफॉल मिलेगा। तो it's just a very convoluted science but very interesting. And sir, there are lots of brewing methods also. Yes. Most common कौन से आप यूज़ करते हैं, and why coffee taste different with every brewing method? हाँ, that's a very good question. Thank you. देखिए, तो जो सबसे फेमस ब्रूइंग मेथड है, जनरली जो सभी जगह कैफ़ेज़ वगैरह में यूज़ होता है, that is called espresso. Espresso essentially refers to brewing a very strong concentrated shot of coffee. When we say coffee brewing, all we are talking about is कि हम कॉफ़ी का पाउडर लेते हैं एंड उसमें से पानी को पास करते हैं और पानी को उससे कॉन्टैक्ट में लाते हैं बेसिकली, एंड देन उसके कारण जो डिजॉल्व्ड सॉलिड्स रहते हैं कॉफ़ी बीन्स के अंदर, वो निकल के आपके कप में आ जाते हैं, एंड देन यू टेस्ट देम। दिस आर कॉल्ड फ्लेवोनॉइड्स। तो you are basically dissolving the compounds in your water to taste it. अब डिज़ोल्व करने के अलग अलग तरीके हैं। आप एस्प्रेसो बनाते हैं तो you are using hot water in a very pressurized environment to extract those solids in a very concentrated manner. ठीक है, दैट इज कॉल्ड इन एस्प्रेसो। जनरली आप देखेंगे कि एक कप एस्प्रेसो बहुत छोटा सा होता है, थोड़ा सा एक शॉट निकल के आता है, एंड बट सिंस वो इतना स्ट्रॉन्ग और कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, आप उसमें मिल्क और वाटर और बहुत सारे एडिटिव्स भी ऐड कर देंगे, कॉन्डिमेंट्स ऐड कर देंगे, तो भी उसमें आपको कॉफ़ी का काफ़ी प्रोमिनेंट स्वाद आएगा। तो दैट इज एस्प्रेसो। देन देर इज मैनुअल ब्रूइंग मेथड्स, जो कि आप यूजुअली होम ब्रूअर्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं। Manual brewing methods में there is 2 broad categories. There is called immersion method. Immersion में you have things like French press. Immersion का मतलब होता है आप कॉफ़ी और पानी को एक साथ डाल के छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, they will absorb, सोक हो जाएगा, and then you take the liquid out and that's your coffee. And then there is a pour over method. Pour over means कि आप कॉफ़ी को you use paper filter and you brew the coffee through the paper filter.
तो ये सबसे कॉमन मेथड्स हैं। यूजुअली होम ब्रूअर सबसे ज़्यादा ये इमर्जन या पोर ओवर मतलब होम ब्रूइंग मेथड्स यूज़ करते हैं। फिर ऑब्वियसली क्या होता है ना कि एक बार एक मेथड प्रोमिनेंस में आ जाता है तो इट कीप्स इवॉल्विंग। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल एरोप्रेस करके काफ़ी अच्छा ब्रूअर आ गया है। इट्स सॉर्ट ऑफ अ मिक्स ऑफ एन इमर्जन एंड अ ड्रिप मेथड। इन अ वे वो मिक्सचर रहता है, उसमें आप हल्का सा प्रेशर भी लगाते हैं ब्रू करते टाइम, तो वो प्रेशर भी एक्सट्रैक्शन में हेल्प करता है। So that is called AeroPress. There are other methods as well. There's this very convoluted method called siphon. दिखता बड़ा अच्छा है, उसमें नीचे से आप वाटर को बॉईल करके एक चेम्बर से दूसरे चेम्बर में ट्रांसफ़र करते हैं, वहाँ पे ब्रूइंग होती है एंड देन इट कम्स बैक टू द फर्स्ट चेम्बर. इट लुक्स रियली गुड. ऑल्सो ब्रूज वेरी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ीज़. अगर सर आपको कॉफ़ी टेस्ट करनी है तो ब्लैक कॉफ़ी ही प्रेफर करते हैं टेस्ट करने के लिए कि विच वन टेस्ट बेटर? जी हाँ, तो हम लोग अगर कॉफ़ीज़ इवैल्यूएट करते हैं कि कौन सी अच्छी है कौन सी ख़राब है, सो देयर इज़ अ स्टैंडर्ड मेथड ऑफ डूइंग इट. So typically that method is called a cupping method. We use a very simple method to brew coffee, क्योंकि अगर मैं दो कॉफ़ीज़ को इवैल्यूएट कर रहा हूँ तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मान लीजिए मैंने एक को बहुत अच्छे से बनाया, एक को बनाने में गलती कर दी, तो दोनों के टेस्ट में वैसे ही डिफरेंस आ जाएगा. बट सिंस मुझे इवैल्यूएट करना है तो आई विल यूज़ अ मेथड विच इज़ वेरी सिंपल. तो कपिंग मेथड होता है, बहुत सिंपल होता है. ऑल यू नीड इज़ अ कप एंड 2 स्पून्स टू मेक कॉफ़ी. वी विल जस्ट पुट कॉफ़ी एंड वाटर टुगेदर, लेट इट सिट फॉर 3-4 minutes एंड देन स्टार्ट टेस्टिंग दैट लिक्विड. इसमें होता क्या है कि सिंस आई एम यूजिंग अ वेरी सिंपल मेथड, गलती करने का मेरे चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. तो व्हेन आई एम टेस्टिंग द ब्रू, आई एम टेस्टिंग मतलब जितना भी टेस्ट में डिफरेंस है दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ द कॉफ़ी, नॉट बिकॉज ऑफ हाउ आई ब्रूड इट. जो घर में लोग करते हैं कॉफ़ी बनाते हैं, क्योंकि हर रोज़ कैफ़े में जाकर कॉफ़ी नहीं पी सकते, आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगी. तो कॉमन मिस्टेक्स कौन सी होती हैं ऐसे जिनकी वजह से उनकी कॉफ़ी वैसे टेस्ट नहीं करती जैसे कैफ़े की कॉफ़ी करती है? ठीक है, अब क्या होता है ना, उसमें बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं होम ब्रूइंग में. एक जो बहुत कॉमनली मैंने नोटिस किया है वो ये है कि पीपल डोंट हैव देयर ओन ग्राइंडर्स. सी कॉफ़ी में क्या होता है ना कि आप जितना फ्रेश ग्राइंड करेंगे उतनी अच्छी आपकी कॉफ़ी बनेगी. तो यूजुअली आप किसी भी कैफ़े में जाएंगे, आप नोटिस करेंगे, आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, उसके बाद इमीडिएटली वो ग्राइंडर में कॉफ़ी ग्राइंड करते हैं एंड देन आपकी कॉफ़ी प्रिपेयर करते हैं. So one is grinding. People buy pre-ground coffee and then brew with it. There's absolutely nothing wrong in doing it. You have to be careful. आपको ये क्या होता है ना कि कॉफ़ी पीसने के बाद ऑक्सीजन को एक्सपोज होती है, तो आपको उस ऑक्सीडाइजेशन को प्रिवेंट करना रहता है. तो यूजुअली हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप प्री ग्राउंड कॉफ़ी अगर यूज़ कर रहे हो तो यूज़ इट वेरी स्पेयरिंगली. आप जल्दी से उसमें से निकालो जितना यूज़ करना है, सील योर पैकेट अगेन टू मेक श्योर कि आपके शेल्फ लाइफ बढ़ रही है. One is that you grind fresh. The other is people don't weigh their coffee brews. मतलब यूजुअली हम लोग जब कैफ़े पे बनाते हैं तो हम वज़न लेते हैं कि भाई कितनी कॉफ़ी ले रहे हैं, कितना पानी ले रहे हैं. तो वज़न लेने से उसमें ये फ़ायदा होता है कि आपको मालूम है कि आप कितने रेशियो में इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करो. आप अंदाज से लोगों की ठीक है 2 चम्मच ये ले लिया, 1 कप पानी डाल दिया, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी एज रिपीटेबल. And the third is people using the wrong kind of temperature in their waters. Usually people tend to brew with boiling water, which is not exactly always conducive. थोड़ा सा आपको ऑफ द बॉयल पानी यूज़ करना चाहिए, यूजुअली करीब 80-85 डिग्री सेल्सियस तक, मतलब उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए. आपकी कॉफ़ीज़ दे टेंड टू बर्न आउट. देर आर सम कॉफ़ीज दैट रिस्पॉन्ड टू हॉटर टेम्परेचर्स, स्पेशली इंटरनेशनली अगर आप देखेंगे तो coffees are much more denser and because of that you need higher temperatures to get better extraction out of it. But Indian coffees is what we refer to as mid altitude coffees. Mid altitude coffees are typically less in density, मतलब उनका जो सेल्यूलो स्ट्रक्चर रहता है इट्स नॉट एज डेंस. तो उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप बहुत ज़्यादा गर्म पानी यूज़ करेंगे तो ओवर एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं. सो दोज आर द 3 कॉमन मिस्टेक्स: नॉट ग्राइंडिंग फ्रेश, not weighing your brews, and not using the right temperature. So we are seeing a global shift that is called third wave coffee movement. How India is fitting into it? India is actually so third wave coffee movement, I'll just quickly explain कि है क्या. So third wave is essentially what we are doing at Handcrafted as well.
So during the late 90s early 2000s ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए के काफ़ी सारे कॉफ़ी कैफ़े ओनर्स को स्पेशली ये रियलाइज़ हुआ कि कुछ ओरिजिन्स की कॉफ़ी ज़्यादा अच्छा टेस्ट करती हैं, कुछ जगहों की कॉफ़ी अगर आप ख़रीदो तो उनको एक पर्टिकुलर तरीके से रोस्ट करना पड़ता है एंड देन दे गिव बेटर फ्लेवर्स. सो दे स्टार्टेड वर्किंग विद दोज फार्मर्स टू सी कि भाई आप ऐसा क्या कर रहे हो जिसके कारण आपकी कॉफ़ी इतनी अच्छी है वर्सेस किसी और की उतनी अच्छी नहीं है. एंड दैट्स व्हेन दे डिस्कवर्ड दीज थिंग्स कि यार अगर आप सिलेक्टिव हार्वेस्टिंग करते हो, अच्छे से प्रोसेस करते हो, अच्छे से उसको स्टोर करते हो, ट्रांसपोर्ट करते हो, तो द कॉफ़ी क्वालिटी गेट्स बेटर. सो दैट्स व्हेन सॉर्ट ऑफ द फोकस वेंट अवे फ्रॉम just operating a cafe where coffee is just another beverage to making coffee the centerpiece of your operations. Okay, so that is what sort of started or kick-started this third wave. There's no official term for it, but loosely defined it is using or sourcing coffees in a very ethical manner. The focus should be on high quality. Typically you either roast your own coffee or you source from a renowned roaster, and your brewing methods are very meticulous and scientific. तो ये चारों पांचों चीज़ों का कॉम्बिनेशन इज़ व्हाट यू रेफर टू एज अ थर्ड वेव कॉफ़ी शॉप और अ स्पेशलिटी कॉफ़ी शॉप. अब आजकल लोगों ने उसके फिर इंटरप्रिटेशंस और बना दिए हैं, फोर्थ वेव बना दिया, फिफ्थ वेव बना दिया वो, बट दे आर बेसिकली इंटरप्रिटेशंस ऑफ दिस होल थर्ड वेव ऑफ कॉफ़ी. जो अरेबिका और रोबस्टा की हम बीच में बात कर रहे थे, वो थोड़ा सा उसके बारे में हम डेप्थ में बात करेंगे कि वाई स्पेशलिटी Sure. कॉफ़ी ओनली यूजिंग अरेबिका एंड हाउ इट्स बेटर देन रोबस्टा. So there are two factors to it. One is that there was historically एक ये फैक्ट चला आ रहा है कि अरेबिका कॉफ़ी टेस्ट बेटर देन रोबस्टा कॉफ़ी. जी मतलब काफ़ी टाइम से ऐसा रहा है. नाउ दैट बीइंग द केस, जब स्पेशलिटी कॉफ़ी में मतलब कॉफ़ी को स्पेशलिटीफाई करना स्टार्ट किया जी. तो नेचुरली पीपल ग्रेविटेटेड टुवर्ड्स अरेबिकाज, क्योंकि अरेबिका में आपको ज़्यादा अच्छी क्वालिटी मिलती है एंड सिंस आपका फोकस क्वालिटी है तो यू फोकस ऑन दैट. एंड बिकॉज ऑफ दैट पॉजिटिव फीडबैक कि भाई अब लोग अच्छे अरेबिकाज खरीदना चाहते हैं तो उगाने वाला भी अच्छा अरेबिकाज उगाएगा, उसको अच्छे से प्रोसेस करेगा. इन सब में रोबस्टा वाज काइंड ऑफ नेग्लेक्टेड एज वेल कि भाई पीपल डिडंट फोकस ऑन स्पेशलिटीफाइंग रोबस्टाज एज वेल. Now things are changing. There are people who are actually growing robustas, processing robustas in much better way. They are showing the same amount of care and attention to detail for robustas as well, and that is showing in the qualities. There are very good specialty robustas that are now coming out in the market. Again, you cannot directly compare the two because दोनों में बहुत डिफरेंस है. देर वेरी डिफरेंट फ्लेवर प्रोफाइल्स टू स्टार्ट विद, बट देर आर सम वेरी गुड स्पेशलिटी रोबस्टाज आउट देयर दैट आप उसको बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं एज अ कप ऑफ कॉफ़ी एज कम्पेयर टू अरेबिकास. जो आउटलेट्स होते हैं वो दोनों प्रोवाइड कराते हैं. तो यूजुअली क्या होता है कि रोबस्टा वाज ऑलवेज सीन एज अ चीपर फिलर काइंड ऑफ एन ऑल्टरनेटिव. तो Robusta was typically used to bring the cost of coffee down. So usually, say for example, आप 100% Arabica यूज करने की जगह 75% Arabica यूज करिए, 25% Robusta. लोग वैसा करते हैं. उसके कारण होता क्या था कि कॉफ़ी बड़ी ही बिटर, हार्श, रोबस्ट वैसे फ्लेवर्स आने लगते थे. टिपिकली जो आप कैफ़े वाली कॉफ़ी को आप जिससे एसोसिएट करते हो. एंड दैट इज़ द रीज़न, मतलब एक बार आपको बिटर और हार्श फ्लेवर्स आने लगेंगे तो यू विल बी फोर्स्ड टू ऐड सम आर्टिफिशियल फ्लेवर्स एंड सिरप्स टू योर कॉफ़ी. सो फॉर कैफेज इट वाज अ डबल बेनिफिट था कि ठीक है हम पहले डार्क रोस्टेड रोबस्टा ब्लेंडेड कॉफ़ी यूज़ करेंगे, बहुत बिटर लगेगी तो लोग बोलेंगे अरे इसमें सिरप डाल दो, तो सिरप का भी अलग से एड ऑन चार्ज मिल जाता है. तो दैट इज़ अ स्ट्रैटेजी that worked really well for cafes for a very long time. मैं इस क्वेश्चन पे आ रही थी सर. मैंने पढ़ा था कि people who drink coffee tend to live longer, but which coffee? Because अभी कॉफ़ी में इतनी सारी चीज़ें ऐड ऑन होने लगी हैं. जो कोल्ड कॉफ़ी बनाते हैं वो भी अपना ही कुछ अलग डाल देते हैं उसमें. True. So कौन सी कॉफ़ी जिसको हम कॉफ़ी कह सकते हैं, क्योंकि अभी तो हर चीज़ को कॉफ़ी कहने लग गए हैं. See, that is it's a philosophical question कि आप किस लेवल तक चीज़ों को ऐड ऑन करते जाएंगे. जी. तो
अब जैसे मैं अगर सिर्फ कॉफ़ी में दूध मिलाऊं तो हो सकता है मैं उसको कॉफ़ी बोल सकता हूँ, शक्कर मिलाऊं तो भी ओके ठीक है कॉफ़ी बोल देते हैं। अब आइसक्रीम भी डाल दी, सिरप भी डाल दिया, एग्जैक्टली। उसको ब्लेंड कर दिया, उसके ऊपर बहुत सारी क्रीम डाल दी, सब डाल दिया, डज इट रियली रिमेन कॉफ़ी? आई डोंट नो। मतलब टू ईच हिज ओन। मतलब मेरा ये मानना है कि ठीक है आपको अगर लगता है कि ये अच्छी है, हाँ हाँ, एंड इट्स नॉट जस्ट कॉफ़ी, आजकल काफ़ी सारी चीज़ों के साथ यही हो रहा है। लुक एट बिल्कुल। ऑल द मॉडर्न कॉकटेल्स नाउअडेज। आप क्लासिक कॉकटेल्स की रेसिपीज देखें, दे वर वेरी सिंपल कि ठीक है एक दो इंग्रेडिएंट्स डाल दिए, थोड़े से फ्लेवर्स को एनहांस करने की कोशिश करी, एंड दैट बिकेम अ कॉकटेल। अभी आजकल कॉकटेल्स इतने कॉन्वोल्यूटेड हो गए हैं कि यू नो जो अजीब से ट्रेंड्स भी आते हैं, जैसे कोविड में आपने बहुत सुना होगा कॉफ़ी के बहुत ट्रेंड्स आए थे। हाँ। तो वो उसमें क्या एक्चुअली ये अरेबिका एंड रोबस्टा यूज़ करते होंगे कि ये नॉर्मल कॉफ़ी पाउडर्स ही वो लोग अब यूज़ देखिए करते वो हैं? तो क्या होता है कि जो कोविड वगैरह में जो हुआ था, वो व्हिप्ड कॉफ़ी वगैरह का जो ट्रेंड चला था, ऑल ऑफ दैट इज, डेलगोना पता हाँ नहीं वो कुछ तो ऐसा। डालगोना कॉफ़ी बोलते जी, थे उसको। जी। हम लोग तो मतलब बचपन से कॉफ़ी व्हिप करते आ रहे थे, हमें तो मालूम नहीं था उसको हुँ, डालगोना भी बोलना हुँ, पड़ता है, बट हाँ। हुँ। बट एनीवेज, जी। तो वो सब तो क्या होता है, वो सब इंस्टेंट कॉफ़ी यूज़ करके किया जाता था। अम, उसके अलावा भी बहुत सारे ट्रेंड उसके बाद आए हैं। कुछ लोग स्प्रिंग अनियन डाल के कॉफ़ी पीते थे, हुँ, और ऑरेंज जूस के साथ कॉफ़ी का बीच में काफ़ी चला था। मतलब बहुत बड़े, मतलब प्रोमिनेंट ट्रेंड्स नहीं बने थे, बट विद इन कॉफ़ी कम्युनिटीज़ ये सारे ट्रेंड्स काफ़ी चले हैं। जैसे आजकल माचा का चल रहा है, आजकल माचा बड़ी माचा फेमस बहुत। हो गई है। तो वो चलता रहता है, आते रहते हैं, मतलब बेवरेज इंडस्ट्री में ये सारे ट्रेंड्स आते रहते हैं। यू हैव टू, मतलब एट द एंड ऑफ द डे मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि जो ट्रेंड जितना तेज़ी से उठता है वो उतना तेज़ी से ख़त्म भी हो ख़त्म जाता भी है। हो जाता है। अगर किसी को घर में कॉफ़ी पीने की आदत ही है, वो डेली कॉफ़ी पीता है, तो ऐसा होता है सर कि आज मैंने 1 कप कॉफ़ी पी एंड आई फ़ील अलर्ट, मोर फ़ोकस्ड, बट आफ्टर 10 डेज़ वो 1 कप इज़ नॉट इनफ फॉर मी, अब मुझे 2 कॉफ़ी पीनी पड़ेंगी। क्या ये इस तरह से वर्क करता है? देर इज़ दिस कंसेप्ट कॉल्ड कैफीन रेजिस्टेंस। जी। उसमें बेसिकली आपकी बॉडी यूज टू होती जाती है। सी, कैफीन इज़ बेसिकली अ ड्रग। तो हुँ, जस्ट लाइक एनी अदर ड्रग, जैसे आपको एंटीबायोटिक्स का रेजिस्टेंस आ जाता है, वैसे ही कैफीन का भी रेजिस्टेंस आ जाता है। हर इंसान की बॉडी अलग होती है। यू कैन नॉट से कि सभी को कैफीन रेजिस्टेंस आएगा या कभी सभी को नहीं आएगा। इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन वॉट योर बॉडी इज़, how it is responding to caffeine, etc. So there are people who develop caffeine resistance, there are people who don't. एंड हाउ डीकैफ़ वर्क्स? So decaffeination is a process whereby you chemically extract the caffeine out of a coffee bean. उसके अलग अलग methods होते हैं. The most common one which is used is something called the Swiss water method. तो you take green coffee beans, you soak them in a particular chemical solution. एक आयनाइजिंग सोल्यूशन रहता है, एंड कैफीन इज कैफीन के जो पार्टिकल्स रहते हैं दे आर आयोनिकली चार्ज्ड, so they get attached to this solution and they get extracted out of the coffee beans. And then आप उसको, मतलब बाद में हम कॉफ़ी बीन्स को क्लीन कर लेते हैं, तो दोज कॉफ़ी बीन्स आर मोस्टली फ्री ऑफ कैफीन। मतलब पूरा 100% तो कभी नहीं निकलता है, बट इट्स लाइक 95-97% के बट आसपास जो कैफीन डीकैफ़िनेटेड फ्री। कॉफ़ीज़ मतलब सेल होती हैं, डिमांड है उनकी मार्केट में? धीरे धीरे बढ़ रही है, ओके। बिकॉज देर आर पीपल who are not tolerant to caffeine but they still want to enjoy the flavors of coffee. उनके लिए decaffeinated coffee is very nice, क्योंकि कॉफ़ी में क्या होता है, there is a placebo effect as well. वो जो उसका अरोमा फ्लेवर वगैरह रहता है, that does help you wake up, it helps you feel energized and be a part of a social group and all of that. So if you are able to enjoy it without फीलिंग द इफेक्ट्स ऑफ कैफीन, जैसे रात के टाइम अगर आपको कॉफ़ी पीने का मन है तो इट्स बेटर टू गेट अ डीकैफिनेटेड कॉफ़ी, क्रेविंग भी पूरी हो जाएगी। लोग जो आजकल तो हो ही गया, वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो लेट नाइट्स तक वर्क करते हैं, तो वो जी हाँ। लेट कॉफ़ीज़ पीते हैं, जिसकी वजह से उनका स्लीप साइकिल पूरा ख़राब हो जाता है। हाँ, वो मेडिकल, मतलब देन दैट गेट गोज इनटू द टेरिटरी ऑफ मेडिकल एडवाइस, मतलब या मेडिकल व्हाट डू यू से कंसेप्ट्स कि भाई अब किस पॉइंट के बाद कॉफ़ी पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, एट्सेट्रा। वो ऐसी चीज़ें हैं कि यू हैव टू, मतलब इंडिविजुअल हैज़ टू टेक अ कॉल कि भाई किसको क्या पसंद आता है। देयर आर पीपल हु ड्रिंक कॉफ़ी एट 12 इन द नाइट एंड देन 12:30 बजे तक सो जाते हैं।
जो पीपल लाइक मी, इफ आई ड्रिंक कॉफी आफ्टर 6 o'clock आई एम नॉट एबल टू स्लीप द होल नाइट, वैसा है। अगर आप तो कैफ़े में जाएं सर, हाँ। तो वो इतना ओवर कॉम्प्लिकेटेड मेन्यू आपको बता देते हैं कि अगर फर्स्ट टाइमर है कोई और वो ऑर्डर करना चाहता है तो वो डर जाता है, सहम जाता है कि जी मैं हाँ। इनसे क्या मांग लूँ। हाँ। तो वो क्यों होता है? प्लस अगर कोई बिगिनर है और वो फर्स्ट टाइम कैफ़े जाता है तो उसके लिए सबसे सिंपलेस्ट आस्क क्या होनी चाहिए कि वो ये ले ले, बस उसका ठीक हो जाएगा, उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं लगेंगे उसमें। देखिए, ये इज़ अ वेरी गुड पॉइंट दैट यू ब्रिंग अप कि इसको मतलब हम जनरल टर्म्स में बोलते हैं दिस इज़ अ काइंड ऑफ स्नॉबरी ओके। कि अरे तुमको क्या मालूम, हम बताते हैं कॉफ़ी क्या होती है जी। टाइप्स। तो इसलिए हो गया है आजकल कि स्पेशलिटी कॉफ़ी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो गई है। मतलब कॉफ़ी इन जनरल कॉम्प्लिकेट हो गया है। आप जा कर के देखो तो वो मतलब सबसे पहले तो ये होता है कि सारे आधे से ज़्यादा ड्रिंक्स के नाम इटालियन होते हैं, कैपेचिनो, माकियातो, ये वो हम बोल भी नहीं पाते हैं, बट मतलब दे ऑल प्रोनाउंस आर भी नहीं कर एस्प्रेसो, पाते हैं। राइट? दे आर ऑल मोस्टली एस्प्रेसो बेस्ड ड्रिंक्स। जनरली एस्प्रेसो बेस्ड ड्रिंक्स ये इटली में फेमस हुए, इटली से ओरिजिनेट होकर के दुनिया भर में गए हैं, तो उनके नाम भी उनके साथ ही चल रहे हैं। सारे नाम जितने एस्प्रेसो, माकियातो, कैपेचिनो, मोकाचिनो, ये सारे इटालियन टर्म्स हैं। यू डोंट हैव टू यूज़ देम बट मोस्ट पीपल यूज़ देम। तो एक वो रीज़न रहता है कि सिंस आप उससे रिलेट नहीं कर पाते हो, यूजुअली कोई भी अगर एक अच्छा कैफ़े है तो दे शुड ट्रेन देयर स्टाफ टू गाइड पीपल थ्रू देयर मेन्यू। यूजुअली आपको अगर कॉफ़ी के बारे में डिसाइड करना है तो देयर आर ओनली 2-3 क्वेश्चंस यू नीड टू आस्क कि अब जैसे मुझे मालूम है कि मुझे दूध वाली कॉफ़ी पीना है, तो आई विल से कि इसमें से आप कौन सी दूध वाली आप बता दो, ओके। ठीक है। एंड द अदर थिंग इज अबाउट साइज। सो यूजुअली सारे कैफेज विल यूज द सेम अमाउंट ऑफ कॉफी, इट्स जस्ट द अमाउंट ऑफ मिल्क एंड अदर इंग्रेडिएंट्स दैट चेंजेस। ओके। ओके, तो इफ यू वांट समवन टू गाइड यू थ्रू द मेन्यू, थिंक ऑफ इट दिस वे कि भाई सब में कॉफी तो बराबर मिलनी है। इट्स जस्ट कि ठीक है, किसी में दूध ज़्यादा होगा, किसी में दूध के साथ चॉकलेट मिला देंगे, किसी में दूध, चॉकलेट, सिरप, आइसक्रीम, विप क्रीम सब मिला देंगे। तो वो आप यू हैव टू डिसाइड ऑन योर ओन कि दैट इज़ हाउ आई वुड नेविगेट अ न्यू कैफ़े मेन्यू कि भाई ठीक है, मैं जा कर के उसके मेन्यू को पहले इन कैटेगरीज में डिवाइड कर दूँगा। ये सिंपल कॉफ़ीज़ है, ये कॉम्प्लिकेटेड कॉफ़ीज़ है। अच्छा, अब सिंपल में मुझे दूध वाली चाहिए, बिना दूध की चाहिए, मैं वो देख लूँगा। अब आजकल होता क्या है कि सिंस पीपल आर सो क्रिएटिव, उनने इतने सारे नए तरीके निकाल दिए हैं कॉफ़ी ब्रू करने के। जैसे पहले तो होता था कि सिर्फ एस्प्रेसो बेस्ड ड्रिंक्स हैं, अभी एस्प्रेसोज हैं, मैनुअल ब्रूज हैं, कोल्ड ब्रूज हैं। देन आप कॉफ़ी एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, उसके बाद उसके कई तरीके हैं। आप दूध मिक्स कर सकते हैं, आप जूसेस मिक्स कर सकते हैं, आप उनकी मॉकटेल्स बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अब वो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस को मैनेज करना कैफ़े के लिए भी मुश्किल हो जाता है, तो उनको बिल्कुल। कॉम्प्लिकेटेड मेन्यू बनाना पड़ता है। बट जनरली कैफ़े स्टाफ इज़ वेरी हेल्पफुल। किसी भी कैफ़े में जाइए, दे आर जनरली वेरी हेल्पफुल। इफ़ यू आस्क फॉर हेल्प दे विल गाइड यू थ्रू इट। टू अ बिगिनर इफ़ ही गोज़ टू अ कैफ़े, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कैपेचिनो ले लो, बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट यू नो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट कि आपको ठीक है, आपको एस्प्रेसो और दूध का एक अच्छा कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। दैट विल हेल्प यू असेस द कैफ़े एज वेल कि भाई ठीक है, अगर आपको ऐसा लगा कि उनकी कॉफ़ी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो नेक्स्ट टाइम मे बी यू ऑर्डर अ ड्रिंक विच हैज़ मोर मिल्क इन इट। या आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको कुछ मीठा चाहिए तो आप उनको फिर नेक्स्ट टाइम बोल सकते हैं कि इसमें कोई सिरप ऐड कर दो। या तो दैट इज सॉर्ट ऑफ अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। ऑफ कोर्स टॉकिंग टू द कैफ़े स्टाफ इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आप उनसे पूछिए कि आप, वो लोग अच्छे से रिकमेंडेशन दे देंगे आपको, आपकी चॉइसेस के बारे में बता देंगे। सर, मैंने एक और चीज़ पढ़ी थी कि कॉफ़ी टेस्ट डिफरेंट इन डिफरेंट कप। इज़ दैट ट्रू? वेल, तो कॉफ़ी का टेस्ट तो नहीं चेंज होता है, बट हाउ यू परसीव द टेस्ट चेंजेस। सी, क्योंकि टेस्टिंग इज एन एक्सरसाइज इन परसेप्शन। आप जब कॉफ़ी पीते हो या कुछ भी टेस्ट करते हो, तो व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि आपके ऑल्फैक्टरी सेंसेस, मतलब आपके जो सूंघने की शक्ति है वो, एंड आपके टेस्ट बड्स, ये दोनों चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन होता है जो कि आपको एक पर्टिकुलर सेंसेशन देता है, जो कि आपका ब्रेन रीड करता है उसको एज अ टेस्ट। तो देर आर सर्टेन
cups or certain methods by which if you taste the coffee it's going to taste better or different, मतलब however you want to put it. लाइक कुछ लोग पेपर कप में देते हैं, कुछ लोग प्लास्टिक कप्स में देते हैं, कुछ लोग मग्स में देते हैं, तो हाँ, टेस्ट चेंज हो जाता है. तो पेपर कप में तो एक देर इज अ रीजन फॉर इट, क्योंकि पेपर कप में क्या होता है कि देर इज सम अमाउंट ऑफ पेपरीनेस दैट गेट्स लीच्ड इनटू द कॉफ़ी, स्पेशली अगर थोड़े लंबे ड्यूरेशन के लिए उसमें अगर कॉफ़ी को आपने स्टोर किया है. यूजुअली पेपर कप्स के अंदर देर इज़ अ प्रोटेक्टिव लेयर दैट प्रिवेंट्स द पेपरी टेस्ट फ्रॉम गोइंग इनटू द कॉफ़ी, बट एक पॉइंट के बाद वो ब्रेक डाउन हो जाती है. तो पेपर कप्स के साथ ये प्रॉब्लम है. बाकी देन इट्स अप टू द इंडिविजुअल कैफे ओनर्स कि उनको कैसा लगता है. कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि सिरेमिक कप्स आर द बेस्ट, कुछ लोग ग्लास कप्स में सर्व करते हैं. जो कप का शेप रहता है वो भी मैटर करता है, तो डिपेंड्स ऑन आपको. से फॉर एग्जांपल देयर आर सर्टेन कप्स विच हेल्प यू स्मेल बेटर, तो अगर उसमें ज़्यादा अच्छे अरोमाज आएंगे तो आपको कॉफ़ी का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगेगा. देयर आर सर्टेन पीपल हु हैव अ कम्प्लीटली डिफरेंट फिलोसफी. जैसे इटालियन कैफेज में यूजुअली दे यूज वेरी हेवी कप्स, so it gives a sort of sense of luxury as well when you hold that cup in your hand, and also it helps retain heat. तो usually क्या होता है कि coffees are not, again जैसा मैंने पहले बोला था कि they're not brewed at a very high temperature. तो usually if you want to enjoy your drink for a very long time, it is served in a very heavy cup which is warmed up before making coffee. तो वो it helps retain the heat and you know. So different cafes have different philosophies. Generally American style cafes की ये philosophy रहती है कि जल्दी से कस्टमर को एक बड़े से पेपर कप में दे दो, कस्टमर लेके जाएगा, ऑफिस जाते जाते पिएगा, अपनी गाड़ी में एंजॉय करेगा, जो भी है. सो दैट्स मोर ऑफ अ अमेरिकन फिलोसफी. वाइल यूरोपियन फिलोसफी थोड़ी अलग रहती है कि आप सिरामिक कप्स में थोड़ा एक क्लासी एक स्टैंडर्ड में सर्व करेंगे, पीपल विल सिट एंड एंजॉय फॉर अ वाइल, वैसा रहता है. Vibe of cafes attract more people than coffee itself. Is it true? Well, that's again a very good question. क्योंकि क्या होता है कि एज अ कैफे ओनर ये आपका हमेशा क्वेश्चन रहता है कि इफ़ आई हैव अ लिमिटेड सेट ऑफ रिसोर्सेज, पैसा है, टाइम है, सब कुछ है, वेयर डू आई डेडिकेट इट? डू आई डेडिकेट इट टुवर्ड्स डेकोरेटिंग माई कैफ़े? अच्छा इंटीरियर करवा लिया, अच्छा म्यूज़िक बजा दिया, खूब सारे लाइट्स लगा लिए, डू यू वांट टू डू दैट? और डू यू वांट टू फोकस ऑन गेटिंग बेटर इक्विपमेंट फॉर योर कॉफ़ी ब्रूइंग? आपको एम्प्लॉय ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करना है, भले ही आपका इंटीरियर थोड़ा उसमें कॉम्प्रोमाइज़ किया हो, आपने बहुत फैंसी नहीं किया है, आपने बेसिक सा किया है. नाउ माई एक्सपीरियंस इज कि एज अ मार्केट इवॉल्व्स, मतलब जब नया है मार्केट तो ऑब्वियसली जो दिखता है वो बिकता है, जो जितना फ्लैशी रहेगा उसको उतना ज़्यादा क्राउड मिलेगा. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. देयर इज़ अ रीज़न वाई मोस्ट cafes are so flashy, and you'll find a lot of glass and chrome and you know artwork, textures on your walls and all of that, because you need to show a certain level of comfort, a certain level of luxury to be able to attract a customer and make him sit for 1 hour, 2 hours, 3 hours, whatever. So you need that interior. But as the market evolves, people become more and more aware of कि मतलब if I'm paying an X amount of price for a drink, I would rather have a good drink than the interior. Yeah, than the interior, because interior आप घर लेके नहीं जा सकते हो, जो एक्सपीरियंस है वो आप अपने साथ में लेके जाते हो. बिल्कुल. सर पोस्ट कोविड आपने देखा होगा कि को वर्किंग स्पेसेस एंड वर्क फ्रॉम होम की वजह से लोग कैफेज में बहुत टाइम स्पेंड करते हैं. हाँ. तो इसकी वजह से भी हो सकता है कि कॉफ़ी की डिमांड एंड कॉफ़ी का कल्चर इतना ज़्यादा इंडिया में बढ़ गया है. यस एंड नो, मतलब दोनों ही चीज़ें हैं. एक तो क्या हुआ है कि कोवर्किंग के कंसेप्ट्स छोटी जगहों में कम थे. Tier 2 सिटीज़ में आप जैसे इंदौर, भोपाल, ग्वालियर इस टाइप की जगहों में देखेंगे तो बिफोर कोविड nobody used to think कि it's a big thing. But during COVID, since a lot of these people who were working in Bangalore or Delhi or wherever, they came back to their hometowns, they were working from here. So people realized कि yes, there is a demand for this. So cafe owners also started catering to the co-working crowd. So that helped. Obviously उसके बाद
रिमोट जॉब्स की अवेलेबिलिटी बढ़ गई है, तो हुआ ये है कि पीपल आर लुकिंग फॉर रिमोट जॉब्स की जो वर्क फ्रॉम होम या ऐसे रिमोट जॉब्स हों, बट देन दे स्टिल नीड सम प्लेस टू सिट विद एन इंटरनेट कनेक्शन विद अ पावर प्लग एंड व्हाट नॉट टू जस्ट सिट एंड एंजॉय. तो इट्स अ विन विन सिचुएशन. कैफ़े ओनर्स के लिए भी अच्छा है कि ड्यूरिंग द डे जब ज़्यादा लोग नहीं आ रहे हैं तो इट्स बेस्ट कि पीपल आर यूजिंग दैट स्पेस फॉर समथिंग एंड थोड़ा बहुत रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है. But these days, I have seen that people are consuming coffee just to be alert or just to function better more than the taste of coffee. Is that true? Because people are working for 15 hours, 20 hours. दैट इज देयर. सी क्या होता है कि बट दैट्स नथिंग न्यू. मतलब जब मैं कॉलेज में था तो हम लोग रात को 2 बजे चाय पीने जाते थे. अभी क्यों जाते थे? मतलब इट्स बेसिकली द सेम थिंग ना. एक तो सोशलाइज करना था, दूसरा ये कि अब रात को पढ़ाई चल रही है तो ठीक है यार चलो एक ब्रेक ले लेते हैं, चाय पी लेते हैं, जो भी है. एंड चाय में भी कैफीन होता था तो इट यूज टू हेल्प विद द अलर्टनेस एंड व्हाट नॉट. सो इट्स द सेम थिंग. तो there are people who use coffee as a medicine. Now whether it's right or wrong, I'm no one to comment on that, because at the end अगर आपको सिर्फ कैफीन ही चाहिए तो there are caffeine pills and there are energy drinks, Sting and Red Bull and this and that. You can use them as well. तो but yes, at some point वो होता है कि मतलब दिन में अगर आप 4 कप पी रहे हो तो हो सकता है 3 कप आप टेस्ट के लिए पी रहे हो, चौथा कप आप एज अ मेडिसिन पी रहे हो कि अब यार Alertness के रात को काम करना है तो उसको पीना पड़ेगा. बट अभी क्योंकि जब कॉफ़ी पे इतनी बात होने लगी और लोगों ने इसको बहुत क्रिटिसाइज़ किया था पहले इंडिया में, बट अभी डॉक्टर्स बहुत बात कर रहे हैं इसके बारे में कि कॉफ़ी के हेल्थ बेनिफिट्स बहुत हैं. जैसे फैटी लीवर अगर किसी को है तो दे शुड हैव ब्लैक कॉफ़ी, तो उससे वो भी क्योर हो जाता है. सो और कुछ हेल्थ बेनिफिट, बिकॉज आप कॉफ़ी के बारे में इतना रिसर्च भी की है आपने एंड आप काम भी कर रहे हैं, तो और कोई हेल्थ बेनिफिट आपको नज़र आते हैं कॉफ़ी के कि Well, see, health benefits, मतलब treating coffee as a tonic or as a health supplement is very subjective. Again, it goes with any kind of health or healthy beverage or whatever. मतलब ग्रीन टी के साथ भी यही है कि इज ग्रीन टी वेरी गुड, मे बी अगर आप उसको सही तरीके से ले रहे हैं. बट मतलब इफ़ यू आर ड्रिंकिंग कॉफ़ी फॉर हेल्थ, आप अगर ये सोच रहे हैं कि कॉफ़ी इज़ गुड फॉर हेल्थ but you are adding a lot of sugar and additives and chemicals to it, then maybe it is not good for health. वैसा है. माइंडफुल कंजम्पशन. हाँ, जो माइंडफुल कंजम्पशन है वो ज़रूरी है. Yes, coffee does have a certain degree of antioxidants and certain compounds that help uplift your mood and help you function better. But उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं. कैफीन ओवरडोज हो जाता है, लोगों को जिटर्स आते हैं. तो इट प्योरली डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर कंज्यूमिंग इट, हाउ मच यू आर कंज्यूमिंग इट. एक सिंपल कप ऑफ एस्प्रेसो जो होता है कॉफ़ी मिल्क वाला, उसमें कितना कैफीन होता होगा? सी, आई कैन नॉट गिव यू एन आंसर फॉर दैट बिकॉज what I call an espresso and what the next cafe calls an espresso is different. Okay. What according to me a cup is maybe 200 ml. According to an American, a cup could be like 350 ml. Brewing method पे बहुत difference आ जाता है. The kind of beans you are using makes a big difference. तो I really cannot give an answer कि इतने mg होता है, और एल्स या मुझे एक रेंज देना पड़ेगा. वो रेंज इतनी बड़ी होगी कि वो रेंज का मतलब नहीं है. मैं बोलूँ कि यार 50 से लेके 150 mg हो सकता है, तो इट डजंट हेल्प एनीवन. सो ऑनेस्टली स्पीकिंग देयर आर रिसोर्सेज ऑनलाइन, यू कैन रीड देम, बट ऑलवेज टेक देम विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि these measurements are never accurate. They are always an approximation. सर कुछ लोग कॉफ़ी पीते ही सो जाते हैं. कुछ लोग अगर 3 बजे भी दोपहर के कॉफ़ी पी लेते हैं तो उनको रात को नींद नहीं आती है. तो क्योंकि एकदम से कोई चीज़ आती है ना, जैसे हालांकि आप जैसे आपने बताया कि कॉफ़ी बहुत टाइम से हमारे कल्चर का हिस्सा है. इवन मैंने पढ़ा था कि पहले लोग मेडिटेशन के लिए भी कॉफ़ी यूज़ करते थे, जो सेंट्स होते थे. बट कोई भी चीज़ जब नया ट्रेंड एकदम से आता है तो उसके प्लस और माइनस दोनों सोसाइटी में एकदम से आने लगते हैं. तो कॉफ़ी के बारे में ऐसे कोई 5 मिथ्स या फैक्ट्स जो आप सबको बताना चाहते हो?
5 myths and 5 facts. Wow. Yes. Okay. So a few prevalent myths about coffee is that one is that coffee is bitter. Coffee is not necessarily bitter. Some coffees are bitter, some are not. आपको अगर अच्छे से रोस्ट की हुई कॉफ़ी मिलेगी, अच्छे से प्रिपेयर की हुई कॉफ़ी मिलेगी, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी बिटर. The biggest myth about coffee is this. The other myth about coffee is that you cannot make good coffee at home. आपको कैफे जाना पड़ेगा. That's not necessarily true. If you train yourself enough, if you get the right equipment, yes, you can make coffees at home. A few good facts about coffee I can say. So 5 unknown sort of facts about coffee is that to make a cup of coffee exchanges hands between 10 to 11 people before it comes to you. Okay. So there will be a planter, there will be a picker जो उसकी पिकिंग करते हैं, जो उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, जो उसकी रोस्टिंग करते हैं, जो उसको प्रिपेयर करते हैं. तो 10-11 लोगों के एफर्ट का नतीजा है वो कप जो आप पी रहे हैं. तो you need to always be aware of that. It's a very interesting thing about coffee. People generally don't think कि it's such a complicated thing. People just think हाँ ठीक है आ गया पी लिया वैसा. The other thing is that when you are buying instant coffee you should remember a fact कि जो instant coffee की जो ग्लास बॉटल होती है, जी. जो बॉटल बनाने वाला आदमी है उसको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं instead of the farmer. You have to remember that. You have to be mindful. I'm not saying कि these big corporations are evil for doing it or something like that, but the coffee supply chain is designed in a way that the farmers are losing out. So you need to be mindful of the fact कि जो जितना exploitation इस supply chain में हो रहा है उतना दूसरी इंडस्ट्रीज में शायद नहीं होता है. तो need to be mindful कि when you are enjoying your coffee, make sure that it is ethically sourced and ethically the farmers are getting their fair bit. So that is a fact that I would want to highlight. Not everyone thinks about it. Third fact is the water plays a big role in making coffee. Yes. The kind of water you're using, people generally ignore that, but when you The have quality the right of water or temperature of water? both the things. So जो वाटर का आपका मिनरल कंटेंट होता है, जो उसका आयनाइजेशन लेवल होता है, that plays a big role in Brewing. the quality of coffee. Okay. So there are a lot of people who've done a lot of research in how to make the best water or how the quality of water affects the extraction of coffee. So that's a different area of science, but again water plays a big role in coffee. Coffee helps in weight loss? I don't know. You don't know? Okay. कुछ बताइए सर, वियर्ड कॉफ़ी ट्रेंड्स जो सोशल मीडिया पर चलते हैं. जैसे एक चल रहा है आजकल बुलेट कॉफ़ी की, अगर आप कॉफ़ी में 1 चम्मच घी डालकर पी लें तो वो. हाँ, so this is okay. First of all, social media has butchered the term. So it used to be called bulletproof coffee. ओके. But somehow लोगों ने उसको बुलेट कॉफी बुलेट कॉफ़ी बोलना शुरू कर दिया. Bulletproof coffee used to be मतलब it's a very old concept. मतलब I think आज से 10-15 साल पहले उसका इन्वेंशन हुआ था. People used to mix some sort of fat in coffee and then blend it, emulsify it, and वो जो ड्रिंक बन जाता था, it used to be quite creamy, and so that used to be called bulletproof coffee. अब वो फैट कुछ भी हो सकता है. यूजुअली कोकोनट मिल्क हुआ करता था, तो बटर, कोकोनट मिल्क, कोकोनट ऑयल लोग यूज़ करते थे. उसको गर्म पानी में इमल्सिफाई करते थे. इट यूज्ड टू बिकम अ क्रीमी सॉर्ट ऑफ टेस्ट. दैट यूज्ड टू बी बुलेट प्रूफ कॉफ़ी. इंडिया में जब वो ट्रेंड आया था, पीपल रिप्लेस कोकोनट ऑयल विद घी. पीपल ऐड सम अदर सॉर्ट ऑफ स्टिमुलेंट्स टू इट एज वेल. CBD ऑयल करके एक चीज़ होती है, वो इसका कैनबिस का बनता है. हमारे यहाँ पे तो लीगल नहीं है, बट जैसे US वगैरह में वो लीगल है, तो वहाँ पे people add CBD oil to their bulletproof coffee, so it helps with the alertness, and you can use it medicinally as well. So that's another trend. Olive oil के साथ कॉफ़ी पीना एक और ट्रेंड आया था बीच में. मतलब
दे यूज टू, जब कॉफ़ी के लिए दूध को स्टीम करते हैं तो उसमें ऑलिव ऑयल ऐड कर देते हैं. इट्स एक्चुअली क्वाइट गुड, अच्छी लगती है. ओके. देन एक जैसे मैंने भी बोला था कि स्प्रिंग अनियन कॉफ़ी का आया था, वो दैट आई डोंट नो कहाँ से आया, क्यों आया, बट हाँ मैंने तो वो मशरूम कॉफ़ी भी पढ़ा था. मशरूम मशरूम कॉफ़ी इज़ कॉफ़ी, अ डिफरेंट सिट्रस थिंग. कॉफ़ी. हाँ, सो मशरूम कॉफ़ी इज़ अ डिफरेंट थिंग. वो एक्चुअली इट डजंट यूज़ कॉफ़ी बीन्स. ओके. वो कुछ पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ मशरूम्स रहते हैं जिनको कि आप ड्राई करके अगर रोस्ट करते हो तो दे गिव अ फ्लेवर विच इज़ सिमिलर टू कॉफ़ी. ओके. I've had that. It tastes good, but Okay. it's not coffee, so you don't get the caffeine and everything. But the flavor is not exactly coffee, but very similar to coffee. एक और अभी हमने पढ़ा था कि कोपी लुवाक करके कुछ था. उस पे बहुत ज़्यादा लोगों ने बात की. वो है क्या एक्चुअली और वो कैसे बनती See, है? okay. तो कोपी लुवाक की जो हिस्ट्री है वो ऐसी ये है कि इंडोनेशिया में कुछ कॉफ़ी प्लांटेशंस में वर्कर्स ने नोटिस किया कि एक पर्टिकुलर टाइप की बिल्ली होती है, मतलब इट्स अ टाइप ऑफ कैट, सिवेट कैट बोलते हैं उसको. तो मतलब उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ये है कि इट हैज़ अ वेरी गुड सेंस ऑफ स्मेल. तो अगर आप उसको एक कॉफ़ी प्लांटेशन में छोड़ दो तो इट विल ईट ओनली द बेस्ट कॉफ़ी चेरीज दैट आर अवेलेबल इन दैट कॉफ़ी प्लांटेशन. एंड ऑफकोर्स जब वो डाइजेस्ट करके उसके सीड्स बाहर निकलेंगे तो you take those seeds, and because they were the best coffee cherries that the cat has eaten, the coffee seeds coming out will be the best quality coffee seeds. Then you roast them and then you taste that coffee, and that coffee used to be very good. Abhi, is it because the cat has digested the coffee in मतलब कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि वो digestive juices के कारण उसका taste enhance हो जाता है. कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं, ये तो just because वो उसका कैट का जो सेंस ऑफ स्मेल है वो बहुत अच्छा है, इसलिए वो सब बहुत अच्छी कॉफ़ी चेरीज खाती है, एंड इसलिए वो जो कॉफ़ी निकल के आती है दैट इज़ वेरी नाइस. अब उसके साथ ऑब्वियसली थोड़ी सी एक्सक्लूसिविटी, थोड़ी सी एक वो स्टोरी एसोसिएट हो गई तो बहुत महंगी बिकती है. एक्सपेंसिव, आई गेस $100 to $500 पर तो पाउंड. थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स पर केजी में जाती है वो. बट अब जो कोपी लुवाक मिलता है दैट इज़ ऑल एक्चुअली नॉट वेरी गुड, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है कि लोगों ने उन कैट्स को पिंजरे में बंद कर दिया और बस वो उनको एज अ फैक्ट्री यूज़ करते हैं कि भाई इधर से बस कॉफ़ी खिलाते जाओ, उसको चेरीज खिलाते जाओ, दूसरी तरफ से यू नो कॉफ़ी बीन्स निकाल के उनको रोस्ट करके बेचते रहो. इज दैट रियली द रियल कंसेप्ट ऑफ कोपी लुवाक? इट इज़ नॉट. आप अगर उनको वाइल्ड में खुले में छोड़ दे रहे हैं एंड देन लेटर ऑन इफ यू आर कलेक्टिंग द droppings and then extracting the coffee seeds out of it, yes, that is going to be expensive because that's actually going to be very good coffee. But अब जो आजकल मार्केट में मिलती है, हाँ, और आजकल तो बहुत सारी आने लगी हैं ऐसी, सिर्फ कोपी लुवाक नहीं है. वियतनाम में भी एक होती है वीजल कॉफ़ी होती है. वो वीजल एक टाइप का जानवर होता है जिसकी कॉफ़ी यूज़ करते हैं. एलिफेंट वाली आती है. देयर इज समथिंग कॉल्ड मंकी पार्चमेंट विच इज़ कि वो मंकीज कॉफ़ी चेरीज को खाते हैं, उनको चूसते हैं, फिर उसकी गुठली थूक देते हैं. वो तो फिर भी बेटर है. हाँ, खूब से तो बेटर है. अब वही है, मतलब यू नो. सो अब ये सारे चीज़ें हैं. अब लोगों ने बना दिया है, खरीदने वाले खरीद लेते हैं, बेचने वाले बेच देते हैं, पैसे सब कमा लेते हैं. तो इफ़ यू बिलीव इन द स्टोरी यू विल बी स्पेंडिंग द मनी. इफ़ यू डोंट बिलीव इन द स्टोरी, मेरे जैसे लोग हैं जो कि आई वुड नेवर, मतलब कोई फ्री में देगा तो भी नहीं पीऊँगा वैसा. कौन सी कंट्री में सर सबसे ज़्यादा कंजम्पशन है फिलहाल कॉफ़ी का? ओके, अगर आप पर कैपिटा कंजम्पशन देखें तो आई थिंक नॉर्डिक कंट्रीज में सबसे ज़्यादा होता है. नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, इनमें सबसे ज़्यादा है कॉफ़ी का कंजम्पशन. अमेरिका में भी काफ़ी है. ऑस्ट्रेलिया इज़ अ लीडिंग कंज्यूमर ऑफ कॉफ़ी. इंडिया में तो बहुत ही कम है, बहुत कम. उनके कंपैरिजन में इंडिया तो बट अभी बढ़ रहा है काफ़ी. इंडिया में बहुत मतलब लास्ट कुछ सालों में कॉफ़ी कंजम्पशन बढ़ा है, बट अभी भी इतना कम है कि इट्स हार्डली एनीथिंग कंपेयर टू ग्लोबल लेवल्स. कॉफ़ी इज़ द सेकंड मोस्ट ट्रेडेड कमोडिटी है. यस, आफ्टर पेट्रोलियम. हाँ, पेट्रोलियम एंड ऑल. सर एक और क्वेश्चन था मेरा कि जैसे पहली बार कोई कॉफ़ी पी रहा है और वो आपके घर पे आया और आप कहते चलो मैं तुम्हें कॉफ़ी पिलाता हूँ, और आप ऑब्वियसली इतनी अच्छी तो नहीं बनाते होंगे जैसी कैफ़ेज़ में मिलती है, तो वहीं से उसका एक पीओवी बन जाता है कि नहीं यार कॉफ़ी तो अच्छी चीज़ नहीं होती. तो किसी को अगर पहली बार कॉफ़ी टेस्ट करनी है तो उसे कौन सी कॉफ़ी पीनी चाहिए जो आप रेकमेंड करें कि आपको लगता है सबसे बेस्ट रहती है? सी,
आई वुड से कि कॉफ़ी तो आप कुछ भी पी सकते हैं, जी। सिलेक्ट द प्लेस वेयर यू आर एन्जॉयिंग योर कॉफ़ी, ओके। ओके? तो if you are someone who's new to coffee and you want to experience coffee, look for places which are treating coffee with respect. हम्म। No, आप ऐसी जगह पे जाइए जहाँ पे they are either doing their own roasting हम्म। or they are very good with their brewing. उनकी जो branding है, उनकी जो marketing है, that is coffee centric. They are talking about flavors and aromas and whatnot. Go to those places. They will probably be taking their coffee seriously, हम्म। and that is why उनकी quality अच्छी रहेगी. If you come across a cafe which is advertising more on other factors, more on their aesthetics or their food or whatnot, then you would know कि यार यहाँ पे शायद कॉफ़ी उतनी अच्छी नहीं मिलेगी. तो that's basically how you select a restaurant as well, you know. अगर आपको इटालियन खाना खाना है तो you would look for a restaurant which is स्पेशल। हाँ specializing in Italian food rather than going to some other restaurant that also serves Italian food वैसा. सर हैंडक्राफ्टेड आपने क्योंकि स्टार्ट किया भोपाल में स्टार्ट किया आपने, भोपाल में स्टार्ट किया था. उसके बाद आपने और ब्रांचेस कहीं पे स्टार्ट किए हैं? तो नहीं, विद इन भोपाल नाउ वी हैव अ फ्यू आउटलेट्स. ओके। तो वी हैव सो वी स्टार्टेड इन 2019 एज आई सेड. बीच में 2-3 साल कोविड का थोड़ा सा वो उथल पुथल रहा, बट वी मैनेज टू सर्वाइव दैट. इट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस. वो हुआ. उसके बाद नाउ वी आर based out of Arera Colony. That's our flagship outlet. We recently expanded it to a bigger, matlab same location पे we expanded to a bigger space. So पहले we had about 11-1200 square feet of space. Now we have about 3000 square feet of space. So it's a major expansion. We also have an outlet at Bansalwan. ओके। We have an outlet coming up in Lalghati. So very soon we'll announce it on social media. So look for our Instagram. आई होप सर ये And maybe some other locations as well. Baki, a lot of people have asked us to come to Indore, Raipur, etc. We'll see. We don't want to rush into expansion and compromise on our quality. क्वालिटी। Yeah, we want to be making sure कि भाई we are able to maintain our quality while expanding. बिल्कुल। आई होप एंड आई विश कि आपका जो ब्रांड है हैंडक्राफ्टेड वो सबको मात दे दे और कोस्टा कॉफ़ी एंड स्टारबक्स सबसे आगे जाए, बिकॉज हम भी चाहते हैं कि क्योंकि अभी तक मोनोपोली है बाहर के देशों की कॉफ़ी में, हम चाहते हैं कि इंडिया के ब्रांड्स भी बाहर जाएं और उतने ही अच्छे से फ्लॉन्ट करें लोग उनको जैसे बाहर के ब्रांड्स को करते हैं. That's going to happen. Indian coffees are becoming much more famous. Indian roasters are now opening. जैसे Blue Tokai ने recently, like a couple of years ago, they opened in Japan. It's a big achievement. मतलब आप अगर उसको इस तरीके से देखेंगे कि एक इंडियन ब्रांड, दे स्टार्टेड द वे वी हैव स्टार्टेड ना, बहुत छोटे से लेवल से उन्होंने एक छोटे से 300-400 स्क्वायर फीट के उधर से मतलब एरिया से स्टार्ट किया था ना. दे आर अ नेशनल ब्रांड going international. I think CCD has expanded internationally. They are operating in Malaysia, Southeast Asia. So there are Indian brands who are becoming well known. I know there are certain Indian roasters who are exporting coffees internationally. Indian planters are now very active. So Indian coffees को recognition मिल रहा है. And I think होगा ये कि long term में these brands are always going to remain. It's not that, see, we are not competing on the same playing field, or we are not playing in the same playing field as these global brands. They're very different. They have their own set of constraints, but they have their own set of positives as well. मतलब you go to a Starbucks, आप एक कॉफ़ी लेकर के दिन भर बैठे रहो, आप अपना काम करो, देयर विल बी नो डिस्टर्बेंस. कोई एम्प्लॉय आपको आके कभी ये नहीं बोलेगा कि सीट खाली करो, आप क्यों घेर के बैठे हो या जो भी है. दैट इज़ द काइंड ऑफ सर्विस दैट everyone should aspire to be. Look at the way they design their cafes. Very good, very beautiful places to go to. उनकी सर्विस हमेशा बहुत अच्छी रहती है. There's a lot you can learn from them. These brands are going to remain there. But yes, Indian coffee in general is going to become quite big in the future. We are definitely going to see more and more Indian coffees being rated as the best in the world.
We are going to see Indians performing very well in international coffee competitions. होने ही लगा है धीरे धीरे. Now people are जैसे काफ़ी सारे बरिस्ता चैम्पियनशिप्स और एरोप्रेस चैम्पियनशिप्स एक्सेट्रा दे आर हैपनिंग इन इंडिया नाउ. एंड वहाँ से रिप्रेजेंटेशन अब इंटरनेशनली जा रहा है. तो इंडिया इज़ गोइंग टू गेट रिकग्निशन फॉर ऑल दीज एफर्ट्स. तो इंडिया इज़ अ 300-400 year old कॉफ़ी ग्रोइंग कल्चर. तो दैट नीड्स रिकग्निशन एंड इट्स गेटिंग. अगर किसी को भी अपना कैफ़े स्टार्ट करना है या खोलना चाहता है तो उसे कौन सी चीज़ें सबसे पहले ध्यान में रखनी चाहिए? Okay, so it really depends on. So first of all, you have to decide a theme or a vibe for your cafe. So do you want to orient yourself around, say, something very simple as say जैसे आजकल बुक्स ओरिएंटेड कैफेज होते हैं, बोर्ड गेम्स ओरिएंटेड कैफेज होते हैं. So do you want to orient yourself around a certain small thing? Like there are internationally I've seen cafes which are sort of cafe plus a gardening shop. So they are very like gardening oriented. There are cafes which are biking oriented. I think UK में या कहीं पे I went to a cafe which was like very. So they had a bike servicing की location. They had a almost like a bike shop, and then along with that a coffee shop as well. Sporting cafes होते हैं, they play live sports and whatnot. They're generally located in a sporting venue. I went to Bangalore. They have a football training academy there, and they had a very good cafe. So it was a very, football centric kind of cafe. So you need to decide on where you're going to focus. I would recommend not to become a generic cafe कि भाई उसमें we serve everything, we make everything, बस नाम कैफे रख दिया and we are serving basically street food. जो कि इंडिया में बहुत होता है, जो कि इंडिया में बहुत कॉमनली होता है. तो I would recommend against that. Of course, to each his own. I don't claim to be an expert in the field. So, but yes, if someone is starting a cafe, look for the concept, look for the theme that you're going for. Once you've decided that, everything else should fall in place. Obviously, क्या होता है ना, there is no big secret formula for operating a good cafe. Basics are very simple. You need to focus on fresh ingredients, give good service, give good quality, maintain your hygiene, keep your standards high. That's it. मतलब there's no big secret to it. अब इतना करेंगे, you'll have a moderately successful cafe at your hands. थैंक यू सो मच सर. आज के इस पॉडकास्ट में हमने काफ़ी नई चीज़ें सीखी, क्योंकि मेरे लिए भी स्टार्टिंग में कॉफ़ी का मतलब ये था, सैशे खोला, पानी डाला, दूध डाला, मिक्स करके पी लिया. बहुत सारी नई चीज़ें सर सीखने को मिली. ब्रूइंग मेथड्स, ब्रूइंग के डिफरेंट टाइप्स, कॉफ़ी के डिफरेंट टाइप, रोस्टिंग के डिफरेंट टाइप्स. सो थैंक यू सो मच इतनी सारी नॉलेज के लिए. और बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारे यंगस्टर्स को ये पता चले, क्योंकि कॉफ़ी के अराउंड बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं जो लोगों को लगता है कि सिर्फ कैफ़ीन के लिए लोग लेते हैं या सिर्फ अलर्टनेस के लिए लोग लेते हैं. तो आई वॉन्टेड पर्सनली कि लोगों को ये पता चले कि कॉफ़ी क्या है एक्चुअली. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन आने के लिए और इतना सारा वक्त और इतनी सारी नॉलेज शेयर करने के लिए. थैंक यू. हैप्पी टू बी हियर.